हरिओम तत्सत। आप सभी के अंदर विद्यमान उस परमात्मा को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं। इस कोरोना महामारी से हम सभी स्वस्थ हैं, बचे हुए हैं, ऐसी मैं कल्पना करता हूं। लेकिन जो व्यक्ति अभी भी ग्रस्त है इस बीमारी से, उनसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से अपने घर की तरफ स्वस्थ होकर वापस लौटे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारी पुरातन जो पद्धति थी और आज हमारी जो नई पद्धति बनी हुई है, किस प्रकार से हमने कोरोना वायरस का स्वागत किया था। क्योंकि ये स्वागत हमारे भारतीयों के अंदर जन्म से ही विद्यमान है। क्या किस तरह से हमने एक सुना था, कहते हैं कि अतिथि देवो भव, ठीक है। लेकिन एक मूवी भी आई थी, अतिथि तुम कब जाओगे। दोनों का एक लॉजिक समझिए, किस प्रकार से अतिथि देवो भव हमने कोरोना वायरस का बहुत अच्छे से स्वागत किया था। लेकिन अभी समय है अतिथि तुम कब जाओगे, ठीक है। आज का विषय रहेगा इसी के ऊपर कि हमने किस प्रकार से हमारी जो मेंटलिटी है, किस प्रकार से हमारी जो पुरातन जो धारणा है, किस तरह से हमारे शास्त्र हैं वो इसमें इंक्लूड हमने कर दी है आज के इस समय के अंदर। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं उसी चीज़ के ऊपर, किस प्रकार से इस वायरस के ऊपर जो हमारी चाणक्य नीति है वो किस प्रकार से बेस्ट साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम चलते हैं वापस हमारे उस काल के अंदर, हमारे उस समय के अंदर। आपको दोस्तों पता होगा किस प्रकार से हमारे देश के अंदर अंग्रेज आए थे, जिनके हम काफ़ी समय तक, काफ़ी लंबे समय तक हम उनके अधीन रहे थे। हमने गुलामी का सामना किया है, हमें पता है आज़ादी क्या होती है। तो दोस्तों, हम उस चीज़ को भूल चुके हैं। आज भी हम किसी न किसी चीज़ के अधीन हैं। बस वही हमें प्रकृति वापस वही चीज़ें बताने के लिए वापस वही समय लेके आती है, लेकिन हम उस चीज़ को समझते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, क्योंकि हम डिपेंड रहते हैं हमारे उस पुरातन संस्कृति के साथ। अतिथि देवो भव, हमने अच्छे से स्वागत किया कोरोना वायरस का, बहुत अच्छे से स्वागत किया था। हमारी इस कंट्री के अंदर जब ये कोरोना वायरस आया था तो व्यक्ति इतना इस पर जोर नहीं देते थे, तो हमने इसका स्वागत किया और ये हमारे देश के अंदर आ चुका था। हमने किसी भी प्रकार का पालन नहीं किया था, ना ही सरकार का, ना ही हमारे घर वालों का, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, हमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं, क्योंकि हम भारतीय हैं। अब भारतीय होने का कुछ ज़्यादा ही हमने फ़ायदा उठा दिया, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे इस कंट्री के अंदर या हमारी संसार के अंदर जब जिस प्रकार से अंग्रेज़ आए थे, किस तरह से हम उनके अधीन रहे थे, किस प्रकार से हमने उनका स्वागत किया था, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हमने कोरोना वायरस का स्वागत किया। देखो, दोनों चीज़ जुड़ी हुई है। हमारे जो पुराना समय था, आज का समय है, दोनों चीज़ हमारी जुड़ी हुई। हम फिर से चर्चा करते हैं किस प्रकार से हम इसके साथ पूरे तरह से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से कोरोना वायरस हमारे जीवन के अंदर आया है, हमारे इस लाइफस्टाइल के अंदर आया है, ठीक उसी प्रकार से किसी समय अंग्रेज भी आए थे। उनका हमने पालन किया था, अतिथि देवो भव, यानी कि भाई हमने सोचा नई चीज़ है, कुछ सीखने को मिलेगा, हमारे देश में आए हैं, हमारे देश का विकास होगा। आई थिंक सभी का विचार यही होगा। महात्मा गांधी जी का ये विचार था कि अहिंसा का पालन करना है, यानी कि सत्य की तरफ हमें चलना है, असत्य को छोड़ना है, नहीं किसी के साथ हिंसा नहीं करनी। लेकिन अंग्रेज़ों को इस चीज़ का पता था कि यह भारतीय, पता है कि किस प्रकार से ये डरेंगे, किस प्रकार से ये हमारे विरुद्ध खड़े होंगे। तो उन्होंने उनको हटाते गए, जो इनके विरुद्ध खड़े हुए थे उनको हटाते गए, सबको हटा दिया था। लेकिन अंत में आपको पता है किस प्रकार से हमने इसको जीता था। ठीक उसी प्रकार से आज हम जानेंगे किस प्रकार से कोरोना वायरस हमारे जीवन के अंदर पहुंचा है। दोस्तों, एक समय होता है, किसी चीज़ की हद होती है, किसी भी समय किसी भी चीज़ की, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो अंग्रेज हो। हमारे देश के अंदर आए, हमने इनका स्वागत किया। अब समय है इनको जाने का, लेकिन जाने से पहले हम समझते हैं किस प्रकार से हमारे ये संसार में रुक गए थे, या कोरोना वायरस हमारे जीवन के अंदर रुक गया है। ये है हमारा संसार, वो था पूरा संसार जिस समय अंग्रेज हमारे इस देश काल में आए थे। हुआ क्या था, अंग्रेज़ों को पता था कि ये भारतीय हैं, ये किस प्रकार से हमारे नीचे काम करेंगे, क्योंकि हम ये समझते थे अहिंसा का पालन करना है, किसी के साथ वाद विरोध नहीं करना, जो है सो करेंगे।
हमने सोचा अंग्रेज़ आए हैं, फैक्ट्री लगेंगी, मशीनें अलग अलग मशीनें आएंगी, देश का विकास होगा, हमने इनका स्वागत किया। लेकिन एक समय होता है, उसके बाद में इन्होंने हमें अधीन करना शुरू कर दिया। किस तरह से अधीन किया था इन्होंने हमें अधीन किया था, चाहे वो गुलामी हो, चाहे हमारी आज़ादी हो, चाहे लगान हो, किसी भी माध्यम से इन्होंने हम पे हुकूमत करना शुरू कर दी। क्योंकि हम नीचे थे, हमें नीचे ही रहना सिखाया गया था। लेकिन अहिंसा का पालन कब तक करें? एक समय आता है जिसमें अहिंसा का पालन हमें करना ही पड़ेगा। इसीलिए इसके विरुद्ध खड़े हुए थे। आपको पता है जो हमारे देशभक्त थे, आदरणीय श्री भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा हुए थे जिन्होंने इनको हटाया था। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि हम भारतीय थे, हम डर गए थे कहीं कुछ हो ना जाए, हमें कहीं कुछ ऐसा कुछ ना हो जाए, जो भी चीज़ें रही होगी, हम क्योंकि सभी चीज़ों से डरते थे, तभी हम उनके अधीन थे। ठीक इसी प्रकार से आज कोरोना वायरस आया हुआ है, ये आ गया, हमने इसका स्वागत किया, लेकिन इससे पता लग गया कि हम भारतीय हैं, हमें आज़ादी का शौक़ है, ठीक है। तो ये हमें किस तरह से कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है हमारे डर की वजह से, वो डर के कारण, वो डर ही ऐसा है जिसकी वजह से हम आज इसके अधीन हो चुके हैं, और यही कोरोना वायरस को चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं, कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो आपके ये नहीं है कि आप वैक्सीन ले ली, आपने कुछ और संसाधन का प्रयोग कर लिया जिसकी वजह से ये आपके शरीर से हट गया। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये आपके शरीर से हटने वाली चीज़ नहीं है, ये आपके जेनेटिक के अंदर है, आपके इससे प्रत्येक अंग के अंदर है। क्योंकि यह जो वायरस है वो जल्दी से जाने वाला नहीं है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हम इससे डरे हुए हैं। जो रिकवर हो गए उनको डर ये रहता है वापस ना आ जाए, जो अभी झुलस रहे हैं वो सोच रहे हैं कब इससे रिलीफ मिलेगी, और जो अभी ये समझ रहे हैं अभी कोरोना वायरस है नहीं, तो देख लीजिए आज उनका क्या हाल हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि हम इससे डरे हुए हैं, इसी डर की वजह से आज जो वायरस है हमारे जीवन के अंदर, हमारे समाज के अंदर उतर चुका है। ये हमें डराता है और ये हमारे शरीर के अंदर बैठ जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया सो मर गया, ये हकीकत है। जहाँ पे भी आपको भय लगता है, डर लगता है, वहाँ से आप किसी भी हालत में उस चीज़ से बच नहीं सकते। हमें डर कब लगता है? जब जैसे ही हमें डर लगेगा, जैसे हमें भय लगेगा, तो हमारी इम्यूनिटी है वो वीक होगी। और डर और भय कहाँ से पैदा हो रहे हैं? आज वो पैदा हो रहे हैं आपके टीवी के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप लेके बैठे हो। क्योंकि कहीं पर भी जो अच्छाई है वो समय लगता है, कम समय लगता है पहुंचने में, लेकिन जो बुराई है वो उसको समय नहीं लगता, मिनट में पहुंच जाती है। हम क्या करते हैं, उसमें जो नेगेटिव चीज़ें ना उसी को ही चूज करते हैं, कभी पॉजिटिव को कभी नहीं चूज करते। अगर सकारात्मक की तरफ हम भागेंगे तो वो चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि समस्या का समाधान ढूंढिए, ना कि समस्या को समस्या बनाइए। हमेशा उसका समाधान ढूंढना चाहिए। तो इस समस्या का समाधान क्या है कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि हमारे राजगुरु सुखदेव हमारी इम्यूनिटी है, भगत सिंह हमारी इम्यूनिटी है। हमने गांधी जी का बहुत हमें सहयोग मिला है। अहिंसा का पालन नहीं करना हमने नहीं किया, लेकिन आज जो समय है वो है इसको बाहर भेजने का, इसको हटाने का। अगर अभी नहीं संभले तो कब संभलोगे? तो ये भय के कारण किस प्रकार से हमारे शरीर को इफेक्ट कर रहा है, मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, आई बटन में आप देख लीजिए। उसमें आपको मैंने बताया था कि ये जो वायरस है वो हमारे कहाँ पर बैठता है, और जो इसकी मेन स्टेज है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये कहाँ पर आके बैठता है और किस प्रकार से हमारी इम्यूनिटी को वीक कर रहा है। तो समय है इस इम्यूनिटी को बेस्ट बनाना, ठीक है। आपने जो पिछली वीडियो है उसमें जाना था आपने किस प्रकार से हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, किस प्रकार से हमें नेगेटिव चीज़ों से बचना है और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखना है। और नेगेटिव जो नकारात्मक वाक्य है, जो नकारात्मक संसार में चीज़ फैली हुई है, उसको हमें हटाना है। क्योंकि ये हमें क्या करती है कि हमें भय की तरफ, हमारे शरीर के अंदर डर की तरफ हमें वो लेके जाती है। जब शरीर में डर और भय पैदा होते हैं ना, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी डाउन हो जाता है, क्योंकि किसी प्रकार का संकेत देना बंद कर देता है। तो आज समय है उसी चीज़ को वापस लेके आना। वही समय है दोस्तों, समझ लो, वही समय है जो अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। उसको हमने किस प्रकार से संगठन के साथ हमने उसको
हटाया था। तो दोस्तों आज वही संगठन आपकी इम्यूनिटी है। जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो संगठन वापस बन जाएगा। तो आज हम जानेंगे किस प्रकार से वो इम्यूनिटी को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस प्रकार से योग और प्राणायाम, आसन और प्राणायाम किस प्रकार से इफ़ेक्ट डालेंगे आपके शरीर के ऊपर। दोस्तों आपकी इम्यूनिटी ही है जिसकी वजह से आप बच सकते हो, वरना असंभव है। तो हमें इम्यूनिटी को किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग करना है। आप भी देख रहे हो, मुझे लगता है आप स्वस्थ होंगे, लेकिन ऐसा खुश नहीं होना कि हमने इस बीमारी से बच गए, लेकिन ऐसा खुश नहीं होना कि हमने इस बीमारी को जीत लिया है, इससे हम बच गए हैं। दोस्तों समय बहुत ही बलवान होता है, ये किसी को कह के नहीं आता, आ जाता है। ठीक है, तो आपको सभी सुरक्षा का पालन करना है, सरकार की गाइडेंस का पालन करना है। आपको हम प्रत्येक चीज़ बताएंगे किस प्रकार से आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं उन चीज़ों की। यह जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आपको प्रत्येक चीज़ उसमें बता देंगे जिसके लिए आप शरीर के अंदर पावर आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमारा एक ही मकसद था, हमारा एक ही कहने का तात्पर्य था कि समस्या का समाधान ढूंढिए, ना कि अलग चीज़ों में भागिए। आपके साथ में जो आपके हाथ में बैठा हुआ है इससे बचिए। कब इस बचिए? जो नेगेटिव चीज़, नकारात्मक वाक्य आपके शरीर के अंदर, आपके जीवन के अंदर जो उतरे हुए हैं उनको हटाइए, पॉजिटिव की तरफ भागिए। ठीक है, आज का समय है पॉजिटिव चीज़ों को देखना। नेगेटिव तो बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन पॉजिटिव ही देखना है आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं किस प्रकार से इसमें डीप ब्रीथिंग, डायफ्राम किस प्रकार इफेक्ट डालता है। जैसे कि आप ये व्यक्ति देख रहे हो, इसमें 2 लंग्स होते हैं, इनके नीचे एक डायफ्राम होता है जो येलो कलर का दिख रहा है आपको। जैसे हम श्वास को लेते हैं, ऑक्सीजन ये फेफड़े फैलते हैं, वापस ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से ये सिकुड़ जाते हैं। और ये जो चेन है हमारी, वो हमारी जुड़ी होती है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ। किस तरह से ये होती है, एक बलून की तरह, कि बलून जैसे ये गुब्बारा होता है जिसमें हम हवा भरते हैं, वो फूलता है, हवा वापस छोड़ते हैं वो सिकुड़ जाता है। फुलाना मतलब कि ऑक्सीजन लेना, छोड़ना मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ठीक इसी प्रकार से हमारे लंग्स के अंदर भी सेम प्रकार से होता है। और ये जो सिस्टम है वो हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे दिमाग से कनेक्टेड होता है। लेकिन डायफ्राम अगर एक्टिव नहीं है तो हमारा नर्वस सिस्टम भी एक्टिव नहीं होगा, इस प्रकार की दिक्कतें देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो दिक्कत है वो हमें भारी रूप से पता नहीं लगेगा, ये पता लगेगा जब हम सीटी स्कैन कराएंगे। लेकिन कई बार सीटी स्कैन में भी पता नहीं लगता कि ये किस वजह से प्रॉब्लम आई है। फिर हमें करवाना पड़ता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में पता लगता है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे रक्त के अंदर ऑक्सीजन की कमी है जो कि पूर्ति नहीं हो रही। लेकिन हम करवाते हैं फिर उसकी सर्जरी करवाते हैं, उस समस्या का समाधान नहीं होता। फिर डॉक्टर मेडिसिन देता है, फिर भी उसका समाधान नहीं होता। यानी समाधान होगा आपका डायफ्राम अगर एक्टिव है तो ही बात बनेगी, वरना लंग्स आपके इस प्रकार से हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है वो देखिए। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? जब आपका डायफ्राम एक्टिवेट होगा। अब डायफ्राम होता क्या है वो हम जानेंगे अगली वीडियो के अंदर। हम डायफ्राम और फेफड़ों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो कोरोना वायरस है, जो अभी इसकी नई स्टेज आई है, वो क्या करती है, हमारे नाक के माध्यम से, हमारे गले से होते हुए हमारे लंग्स में आकर ये बैठ जाता है, जो कि ऑक्सीजन के द्वारा ही बाहर निकलेगा। लेकिन जो बेस्ट ऑक्सीजन है वो ही हमारे जो लंग्स के द्वारा, जो डायफ्राम के द्वारा ही संपन्न होगी। तभी हम चर्चा कर रहे हैं इस लंग्स की और डायफ्राम की। दोस्तों जैसा कि आप ये पहली तस्वीर देख रहे हो जिसके अंदर ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, लंग्स हमारे फैलाव हो रहे हैं, इनका फैलाव हो रहा है और डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है। सेम इसी प्रकार जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं तो लंग्स वापस सिकुड़ रहे हैं और डायफ्राम बड़ा हो रहा है। यानी कि डायफ्राम ही वह वस्तु है, वह चीज़ है जो आपकी ऑक्सीजन को बेस्ट बनाता है, क्योंकि इसमें आपकी चेस्ट फूलती है। जैसे कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं बाहर निकलती है, तो साइज देखिए चेस्ट का किस तरह होता है। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा डायफ्राम, हमारे लंग्स, हमारी ऑक्सीजन किस तरह इन्वॉल्व करती है। यह है हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल जिसमें हम जीवित रहते हैं और घूमते रहते हैं। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें हम शरीर ऐसा जवाब देने लग जाता है कि क्या करें क्या ना करें, बिल्कुल शरीर बिल्कुल ढीला हो जाता है, जिसमें हमें किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वह एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेद हो, किसी भी प्रकार का सिस्टम। मान के चलिए अगला सिस्टम है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, किस प्रकार से ये इन्वॉल्व करता है। मान लीजिए ये व्यक्ति खड़ा है, इसका
अगर देखेंगे ये नॉर्मल श्वास ले रहा है, इनहेल, जब उसकी इनहेल करेगा तो उसके फेफड़े, इसकी आहानली सभी एक्टिव होते हैं। जैसे हम इनहेल करते हैं, मान लीजिए जब हम इनहेल करें तो हमें इस तरह से काफ़ी ऑर्गन्स हैं वो बीच में आते हैं। इनहेल करने के बाद में हमारे लंग्स का क्या होगा, विस्तार होगा, लंग्स चेस्ट हमारी ऊपर उठेगी। देन एक्सहेल करेंगे, एक्सहेल के दौरान भी हमारे लंग्स वापस सिकुड़ जाते हैं, वापस उसी अवस्था के अंदर आ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी नाक के द्वारा। एक्सहेल, लंग्स का आकृति आप ध्यानपूर्वक देखिए किस तरह आपको लग रहा है। अब हम देखते हैं मसल सिस्टम के अंदर किस प्रकार से हमारा जो चेस्ट का भाग है, हमारा जो डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। जब हम इनहेल करते हैं तो नीचे की तरफ खिसकता है, एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल के साथ ही ये वापस अपनी जगह वापस उसी स्थान पे वापस आ जाता है। देन एक्सहेल, एक्सहेल जब हम करेंगे तो डायफ्राम ऊपर की तरफ उठेगा, हमारे जो चेस्ट का भाग है वो वापस नीचे की तरफ नीचे की तरफ जाएगा। तो यही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यही हमारा जो नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसको होल्ड करते हैं कुछ समय, तो हमारे लंग्स का विस्तार होता है। देखिए इनहेल किया, देन एक्सहेल किया हमने, तो किस प्रकार से हमारा जो ये सिस्टम है वो काम करता है। आप देखिए अब चेस्ट इनकी फुली है। देन एक्सहेल करेंगे तो डाउन नीचे की तरफ चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो यही चीज़ें होती है हमारे इस सिस्टम के अंदर, किस प्रकार से ये वर्क करते हैं। और इसी तरह हम जब हम खांसते हैं तो भी हमारा जो नर्वस जो हमारी मसल्स एक्टिवेट होती हैं, हम बातचीत करते हैं, जब हम हंसते हैं तभी भी यही हमारा सिस्टम एक्टिवेट होता है, यही हमारा डायफ्राम एक्टिवेट होता है, इसी तरह हमारे लंग्स एक्टिवेट होते हैं। तो आज हमने जाना कि डायफ्राम अगर हमारा बेस्ट वर्क करेगा तो ही हमारा जीवन सफल होगा। अगर मान लीजिए हमारे उस नर्वस सिस्टम के अंदर उस जहाँ पे शरीर की सभी जगह उस करंट को पहुँचाया जाता है, उस सिस्टम को पहुँचाया जाता है, अगर वो ख़राब हो जाए, जहाँ से मतलब कि सिस्टम को कहीं कहीं कुछ ना कुछ करने का ऑपरेट न मिले, यानी कि उसको ऑपरेट करने का साधन न मिले, तो हमें उस समय वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है ताकि ऑक्सीजन के साथ हमारा डायफ्राम एक्टिवेट हो। डायफ्राम का मतलब है कि ऑक्सीजन को भरपूर वो खींचने के लिए क्षमता पैदा हो। तो आज वही सिस्टम हो रहा है, ऑक्सीजन की मारामारी हो रही है क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं वो एक्टिव नहीं हो रहे, इसीलिए हमें वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ रही है ताकि एक्स्ट्रा प्रेशर देकर आपके लंग्स को एक्टिवेट करवाया जा रहा है। जैसे कि आप इस चित्र के अंदर देख रहे हो, इसको वेंटिलेटर दिया जा रहा है ताकि उसके डायफ्राम एक्टिवेट हो, और इसी तरह हमारा डायफ्राम एक्टिवेट हो जाता है और व्यक्ति की ज़िंदगी बच जाती है। लेकिन दोस्तों ज़रूरी बात यह है कि क्या वेंटिलेटर के द्वारा ही हमारे लंग्स को एक्टिवेट किया जा सकता है? लेकिन ये बात एक भ्रांति है, किंतु योग और प्राणायाम के द्वारा भी उस लंग्स को, उन डायफ्राम को एक्टिवेट किया जा सकता है, जिसे हम जानेंगे अगली वीडियो। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से यह जान लिया कि हमें वेंटिलेटर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, आज ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मारामारी हो रही है। क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, पीछे का जो नर्वस सिस्टम है, वो उसने काम करना बंद कर दिया। उसका काम ये था कि आपको ये कहे कि श्वास ले छोड़, क्योंकि जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो आगे काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो उसको कोई वो किसी प्रकार की कमांड नहीं देगा, कमांड नहीं दे रहा, इसकी वजह से आज वो समस्या देखने को मिल रही है। हमें वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ रही है, श्वास धक्के से दिलाया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि आपको उस लंग्स को आपको एक्टिवेट कर रहा है कि आपको श्वास लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, और आप श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो ऑक्सीजन की सहायता से। तो आज ऐसा क्या करें, ऐसी क्या व्यवस्था करें शरीर के अंदर जिसकी हमें आगे आने समय में, मैं तो ये चाहता हूँ कि समय वो आए ही ना जिसमें आपको आवश्यकता पड़े। लेकिन क्या करें, एक कहानी आपने देखी होगी कि भी हमें प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदना, पानी की व्यवस्था हमें पहले ही करनी है, पहले ही कुआं खोद के रखना है। तो हमें हमारे जो लंग्स को इतना एक्टिवेट करते हैं कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता ही पड़े ही ना, ठीक है। तो यानी कि इन लंग्स का एक्टिवेट करना होना ज़रूरी है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो हमारे यहाँ पर इफेक्ट करता है, यहाँ पर एंट्री करता है। आपको मैं एक डायग्राम के माध्यम से और दिखाना चाहता हूँ कि हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे जो लंग्स हैं, वो कितने भाग होते हैं, कितने भागों में वो बंटे होते हैं। क्योंकि जानने का अधिकार आपका, आपने अपने शरीर को नहीं जाना तो किसको आपने जाना। तो एक चित्र के माध्यम से मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि आपका
जो जो फेफड़े आपके वो किस प्रकार से बने हुए हैं, आप उनका किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हो। आप जब इनहेल करते हो, स्मोकिंग के साथ इनहेल करते हो, तो क्या होता है इन फेफड़ों के साथ, इसके कितने भाग होते हैं, कितने भागों को आपने इसको विभक्त कर रखा है, इस जानिए इस वीडियो के माध्यम से। आपको भी पता लगेगा और हमें भी काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, आप भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। ये वो चित्र है जो आप देख रहे हैं, इसमें जो हमारे फेफड़ों के 3 भाग बताए गए हैं और हकीकत में ये इसी प्रकार से होते हैं। किंतु हमारे जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, बीच के भाग में ही जीवित रहते हैं, श्वास लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। इसी वजह से हमारे जो श्वास की जो रेट है वो बिल्कुल छोटी होती है। किंतु जो ऊपर वाला भाग और नीचे वाले भाग है उसका प्रयोग नहीं करते। लेकिन कुछ व्यक्ति है जो इसका प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग कब होगा, जब हम डीप इनहेल करेंगे, यानी लंबा गहरा श्वास जब हम लेंगे तभी इसका प्रयोग होगा, तभी हमारी जो चेस्ट है वो ऊपर उठेगी। और जब हम एक्सहेल करेंगे तभी वो जो हमारे ऊपर वाले नीचे वाले भाग है वो खाली होंगे और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से आएगी। तो आपको देखना है वो किस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये होते हैं वो व्यक्ति जो डीप इनहेल होल्ड किया, देन एक्सहेल किया। ये देखिए फिर से इनहेल करेंगे, ये होते हैं उन फेफड़ों का प्रयोग करते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले भाग का। फिर कहते हैं हमारे फेफड़े फूल गए और फेफड़े खराब भी हो गए, जो कि डॉक्टरों के भी समझ में नहीं आते भी किस वजह से ये पैदा हुआ है। क्योंकि डॉक्टर समझते हैं कि ये स्मोकिंग का असर है। क्यों न इस स्मोकिंग की जगह हम प्राणायाम करें, डीप इनहेल, श्वास को ज़्यादा खींचे, ऑक्सीजन को ज़्यादा लें। तो दोस्तों ये सारी वीडियो आपने देख ली है। अब आपको निर्णय लेना है किस प्रकार से आपको योग और प्राणायाम करना है, क्योंकि योग और प्राणायाम वह एक रास्ता है जो आपकी ज़िंदगी को बचा सकता है। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ों को मैंने देखा है। जिन व्यक्तियों ने कोरोना वायरस यानी जो पहली जो लहर आई थी, इसमें कोरोना वायरस से जो लड़े थे, लड़ने के बाद उन लोगों ने क्या किया कि तुरंत योग और प्राणायाम करना शुरू कर दिया था। उनका रिकवरी जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो आज के समय में जो प्रकृति की गोद में रहते हैं, जो प्रकृति के साथ निवास करते हैं, प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते हैं, उनका प्रकृति ही साथ देती है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आज आप सर्च कर सकते हैं कि जो व्यक्ति इस चीज़ से ग्रस्त हुए थे वो आज उनका हाल क्या है। दोस्तों ये हकीकत है, आप भी समझ जाइए, आप भी प्राणायाम योग को कीजिए ताकि आपके अंग अंग आपका एक्टिवेट रहे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। मेरे कहने का मतलब यही था। अब आपको करना क्या है, क्योंकि स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों का समान अधिकार है। आपका अधिकार क्या है वो आप जानिए, क्योंकि जानने का अधिकार आपको भी है, लेकिन जानना किस प्रकार से है वो आपको समझना है। अगर आप नहीं समझोगे तो इस प्रकार की बीमारियां हमें और भी देखने को मिलेगी। अगर प्रकृति के साथ मिलकर नहीं रहेंगे तो इसी प्रकार की गलतियां करेंगे और इसी प्रकार की हमें भोगना पड़ेगा। फिर आप कहोगे ये तो हमारे कर्म थे। अब कर्म थे तो कर्म भोगना पड़ेगा। अब हम जो कि हम भोग रहे हैं, इसमें ना तो तुम हम कर सकते, ना हम आपको कुछ कह सकते। धन्यवाद।